अस्सलाम वालेकुम। आज के इस सेगमेंट में हम लोग यूनिट नंबर 20 ऑल्टरनेटिंग करंट के एक और बड़े इंपॉर्टेंट सेगमेंट पर बात करेंगे और उसका टाइटल है इम्पीडेंस। इम्पीडेंस इस पर हम लोग बात करेंगे। सही, इम्पीडेंस। देखिए, अगर मैं जनरली आपको यह बताना चाहूं कि इम्पीडेंस होता क्या है, तो आप बोलोगे कि इट इज द कंबाइन इफेक्ट। इट इज द कंबाइन इफेक्ट। किस चीज का कंबाइन इफेक्ट? ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस का जो कंबाइन इफेक्ट होता है उसे हम लोग कहते हैं इम्पीडेंस। द कंबाइन इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस इज कॉल्ड इम्पीडेंस। तो स्टूडेंट, थोड़ा सा ये समझने की पहले कोशिश करते हैं एक मर्तबा फिर कि ये रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस किसको कहा था हम लोगों ने। सही है, देखिएगा। फर्ज कीजिए ये है रेजिस्टेंस और इसके साथ ये कनेक्ट है एक एसी सप्लाई। सही है, ये रेजिस्टेंस है। इसी तरह ये आपके पास एक इंडक्टर है और इसके साथ कनेक्ट है ये एसी सप्लाई। इसी तरह ये कैपेसिटर है और इसके साथ कनेक्ट है ये एक एसी सप्लाई। सही है, मैंने आपको ये तीन डायग्राम बना के दिया है। एक में रेजिस्टेंस कनेक्ट है, एक में कॉइल यानी इंडक्टर और एक में कैपेसिटर। ठीक है, अच्छा, इन तीनों सर्किट में एसी करंट का फ्लो है यानी ऑल्टरनेटिंग करंट का फ्लो है। देखिए, जो रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस हमने आपको किसको क्या कहा था? हमने कहा था कि जब करंट का फ्लो होगा तो ये रेजिस्टेंस जो है, मतलब ये जो है, ये मिलकर इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अपोज करता है। इलेक्ट्रॉन के फ्लो को क्या करता है? अपोज करता है। ये ऑल्टरनेटिंग करंट इधर से जाने की कोशिश करेगा, गुजरने की कोशिश करेगा, और ये उस इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अपोज करेगा, यानी उसकी ख्वाहिश होगी कि वो इलेक्ट्रॉन यहां से ना गुजर पाए, करंट यहां से ना पास हो पाए। वो जो अपोज करने की एबिलिटी है ना, उसको कहते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, ये तो आपको पहले से भी पता था। इधर आते हैं, ये रेजिस्टेंस कहलाता है। ये क्या कहलाएगा? रेजिस्टेंस। लिख भी दिया कि यहां पर हमने रेजिस्टेंस का मतलब देखा। यहां पे ये इंडक्टर है, एसी करंट का फ्लो हो रहा है। ये इंडक्टर भी एसी करंट को अपोज ही करता है, लेकिन ये रेजिस्टेंस से जरा सा डिफरेंट है। समझिएगा, एसी करंट का फ्लो हुआ, ये क्या है? कॉइल। आपको पता है कि ऑल्टरनेटिंग करंट जब फ्लो करता है तो उसकी पोलैरिटी चेंज होती है, साइन चेंज होता है, प्लस माइनस। फैराडे लॉ के मुताबिक कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, फ्लक्स चेंज होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है। उस ईएमएफ से एक करंट जनरेट होता है जिसको इंड्यूस करंट बोलते हैं। तो वो जो इंड्यूस करंट बना ना,
वो इस ऑल्टरनेटिंग करंट को अपोज करता है, वो अपोज करता है, और उसकी जो अपोजिशन एबिलिटी है उसको कहते हैं रिएक्टेंस। क्या कहते हैं? रिएक्टेंस। रिएक्टेंस। और इंडक्टर के रिएक्टेंस को हम लोग एक्स एल से नाम देते हैं, एक्स एल से नाम देते हैं। ठीक है, अच्छा जी। रिएक्टेंस अभी तो ठीक है, फिलहाल सिंबल को हटा देते हैं, पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले, फिर एक दफा फिर सुनिए। सुनिएगा, एसी करंट का फ्लो हो रहा है, किसमें गया? कॉइल के पास, इंडक्टर के पास। फेराडे ने क्या कहा था? फेराडे ने कहा था कि करंट वेरी कर रहा है, एसी है, पोलैरिटी चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, फ्लक्स चेंज होगा, ईएमएफ बनेगा, उससे करंट इंड्यूस होगी। वो जो करंट इंड्यूस हुई ना, वो इस एसी सप्लाई को अपोज करेगा, उसको कहते हैं रिएक्टेंस। उसको क्या कहते हैं? रिएक्टेंस। इंडक्टर के रिएक्टेंस को हम लोग कहते हैं इंडक्टिव, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। रिएक्टेंस का सिंबल एक्स लेते हैं और इंडक्टिव के लिए एल का इस्तेमाल करते हैं। रिएक्टेंस के लिए एक्स और इंडक्टिव के लिए एक्सएल। अच्छा, चलिए अब जरा कैपेसिटर यहां पर आते हैं। देखिएगा, ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर में ये दो प्लेट है। आपको पता है कैपेसिटर में क्या होता है, जो प्लेट से होती हैं इस पर चार्जेस बहुत एक्सीज अमाउंट्स में होती हैं। कैपेसिटर का मतलब ही यही है कि उसकी जो प्लेट्स है उस पर चार्जेस स्टोर्ड है। सही है। अब करंट का फ्लो हुआ, अब करंट का फ्लो हुआ, एसी करंट का फ्लो हुआ। जब फ्लो कर इसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा, तो इसकी पोलैरिटी चेंज हो रही है, इसकी पोलैरिटी चेंज हो रही है, साइन चेंज हो रहा है, और वो खुद भी चार्ज है। इसके पास गया, इसके पास एक्सीस चार्ज है। एसी करंट वाला जो चार्ज है और कैपेसिटर के जो अपने चार्ज हैं, उनके दरमियान एक इंटरेक्शन जनरेट होगी, एक इंटरेक्शन जनरेट होगी। तो प्लेट पर जो एक्सीड्स अमाउंट में चार्जेस हैं उसमें कमी होनी शुरू होगी। लेकिन जो दूसरा प्लेट है वो तो चाहेगा ना कि भाई मेरे चार्जेस को कोई लेकर ना जाए, क्योंकि इनके और इनके दरमियान तो पहले से ही इंटरेक्शन थी। अब ये एक बाहर से आया जो इनके इंटरेक्शंस को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, तो ये क्या करेगा? उस फ्लो को, वो जो बाहर से आया है उसको अपोज करेगा, और वो जो अपोज करने की सलाहियत है उसको भी हम लोग रिएक्टेंस ही कहते हैं। उसको भी हम लोग क्या कहते हैं? रिएक्टेंस ही कहते हैं। कैपेसिटर है तो इसको कहेंगे कैपेसिटिव, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। रिएक्टेंस को एक्स से लिखेंगे और कैपेसिटर के लिए सी लगाएंगे। राइट, आई बात समझ में? ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने फिलहाल दो वर्ड की मीनिंग सीखी, एक रेजिस्टेंस, एक रिएक्टेंस। रिएक्टेंस इंडक्टर का भी है और रिएक्टेंस कैपेसिटर का भी है। इंडक्टर का जो रिएक्टेंस होगा उसको कहेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस, और कैपेसिटर का जो होगा उसको कहेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसके लिए एक्सएल, इसके लिए एक्ससी। सही है, चलो ये बात हो गई। अब देखिएगा, ये रेजिस्टेंस है,
ये क्या है? रेजिस्टेंस। और इसके साथ मैंने एक इंडक्टर कनेक्ट कर दिया। इसका रेजिस्टेंस आर, इसका इंडक्टेंस यानी रिएक्टेंस एक्सएल। सही है। याद रखिएगा स्टूडेंट, इसके और इसके दरमियान रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस के दरमियान फेज डिफरेंस 90 डिग्री का होता है। कितने का होता है? 90 डिग्री का। इधर देखिएगा, फर्स्ट कीजिए कि ये रेजिस्टेंस का वोल्टेज है, इसका वोल्टेज, और ये इंडक्टर का वोल्टेज है VL। ये इसका वोल्टेज VR और इसका वोल्टेज VL। दोनों के दरमियान फेज डिफरेंस 90 डिग्री। कितने का डिफरेंस है? 90 डिग्री। अब जब इन दोनों का इफेक्ट जनरेट होगा, यानी इन दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे, तो फर्स्ट करो ये है रिजल्टेंट, ये इनका रिजल्टेंट है, यानी रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस का जो नेट इफेक्ट है, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस का जो नेट इफेक्ट है उसको कहेंगे इंपीडेंस। क्या बोलेंगे? इंपीडेंस। उसको Z से लिखेंगे। ये जो है ये इस वोल्टेज को कहोगे VL, क्योंकि ये वाला वोल्टेज है, Y एक्सिस पे वोल्टेज रिएक्टेंस का है, ये रिएक्टेंस। और अगर इंपीडेंस यहां पर आप निकालना चाहें तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, तो ये आएगा VL² प्लस VR²। सही है। अच्छा, फिर आपने पढ़ा है V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू IR। तो आप इस इंपीडेंस को ऐसे लिखेंगे, इसकी जगह लिखा IXL ये होल स्क्वायर प्लस IR होल स्क्वायर। ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। तो Z इज इक्वल टू, इनमें से I कॉमन, स्क्वायर भी है तो स्क्वायर भी कॉमन, यहां से रह गया XL² प्लस R², I² बाहर निकाला रूट से, तो ये इंपीडेंस आ गया, ये इंपीडेंस आ गया। राइट राइट। ये जब RL सर्किट है, रेजिस्टेंस इंडक्टेंस सर्किट है, तो ऐसी सूरत में इंपीडेंस की कैलकुलेशन हो गई। सही है। अच्छा, अब जरा देखिएगा, अब फर्स्ट कीजिए एक सर्किट मैंने आपको और बना के दिया, नजर आ रहा है आप लोगों को? ठीक है। ये रेजिस्टेंस है और इसके साथ एक कैपेसिटर है। ये रेजिस्टेंस R, ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC बोलेंगे, XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस। सही है। इन दोनों का फेज डिफरेंस भी 90 डिग्री होता है। रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस के दरमियान फेज एंगल 90 डिग्री का होता है, यानी फेज डिफरेंस 90 डिग्री का होता है। अच्छा, अब इधर देखिएगा। अच्छा, ये भी याद रखिएगा कि इंडक्टेंस ये वोल्टेज को लीड करता है, यानी ये तो वोल्टेज जनरेट करने का सोर्स है। यहां पर जब कैपेसिटर होता है तो इसका वोल्टेज यूटिलाइज होता है, इसका वोल्टेज कम हो रहा होता है, इसका वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होता है। ये पॉजिटिव में, यानी ये एक्सीड कर रहा होता है, इंक्रीज हो रहा होता है, ये डिक्रीज हो रहा होता है। तो फेज डिफरेंस इस तरीके से बनाते हैं। देखिएगा, ये दिस इज वोल्टेज VR, ये आपके पास ये XC है, XL की डायरेक्शन ऊपर थी,
एक्स सी की डायरेक्शन नीचे है, क्योंकि कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस के दरमियान फेज डिफरेंस 180 डिग्री का होता है। इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी XL और कैपेसिटिव इंडक्टेंस यानी XC, इनके दरमियान फेज डिफरेंस 180 डिग्री। ये हमने ऊपर लिया था तो ये नीचे, ताकि फेज डिफरेंस इनके दरमियान कितना रहे 180, और रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस के दरमियान फेज डिफरेंस 90। ये रेजिस्टेंस ये रिएक्टेंस, इसके दरमियान ये फेज डिफरेंस 90। इनका रिजल्टेंट निकालना है तो हेड टू टेल रूल से इसको इधर ऐड किया, दिस इज XC, ये इनका रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट है, ये इसका नेट इफेक्ट है, इसको बोलेंगे इंपीडेंस। इसको क्या बोलेंगे? इंपीडेंस। ये है इंपीडेंस। और यहां पर पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे तो ये हो जाएगा VR² प्लस XC VC², वोल्टेज दोनों का वोल्टेज लिया, सही है, यानी इसका वोल्टेज VC होगा, इसका वो तो वोल्टेज VR है, ये वोल्टेज इसका वोल्टेज VC है, रिएक्टेंस XC है। ओम्स लॉ के मुताबिक इसको एज इट इज आपने ऐसे लिखा, I² R² प्लस I² XC², I² कॉमन रूट से बाहर निकाल लिया तो ये इंपीडेंस आ गया, ये इंपीडेंस आ गया, राइट। सही है यहां तक? अच्छा, अब एक और सर्किट लेते हैं, देखिएगा, ये रेजिस्टेंस इसके साथ ये इंडक्टेंस सही है, और इसके साथ ये कैपेसिटर, इसके रिएक्टेंस को XC, इसके रिएक्टेंस को XL, इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और ये तो सिंपल रेजिस्टेंस है, ये क्या है? रेजिस्टेंस, सही है। अच्छा, अब गौर से सुनिएगा, इस सर्किट को, इसमें रेजिस्टेंस भी है, इंडक्टेंस भी है और कैपेसिटर भी है, इसको कहेंगे RLC सर्किट, RLC सर्किट, सही है। अच्छा, इन तीनों का जो नेट इफेक्ट होगा, कंबाइंड रिजल्ट होगा, कंबाइंड इफेक्ट होगा, उसको बोलेंगे इंपीडेंस। इंपीडेंस इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस, करेक्ट, ओके। अब अगर फेजर डायग्राम में बनाऊं, फिर देखिएगा, ये फेजर डायग्राम है, ये वोल्टेज है VR, सही है, ये है VL, इंडक्टिव वोल्टेज, इन दोनों के दरमियान फेज डिफरेंस 90, ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस, उसका वोल्टेज, दिस इज VC, इन दोनों के दरमियान फेज डिफरेंस, 180, ये 180, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस के दरमियान ये फेज डिफरेंस 90, ये 90, राइट। अच्छा, अब देखिएगा, ये दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है, तो इनका रिजल्टेंट निकालने के लिए तो आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे। जब दो चीजें एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो, डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट हो, तो उनके रिजल्टेंट के लिए क्या करते हैं? बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस कर देते हैं। ये वोल्टेज लीड करता है, ये ड्रॉप करता है, तो इन दोनों का जो नेट इफेक्ट होगा वो आप कैसे निकालेंगे? इसमें से इसको माइनस करके, यानी
एल में से बी सी को आप क्या करेंगे माइनस, ये इनका नेट इफेक्ट होगा, ऐसा ही है। तो अब देखिएगा, फर्ज कीजिए कि दिस इज वी आर और ये इसका नेट इफेक्ट है, ये नेट इफेक्ट है, इसको आप कह लीजिए वी एल माइनस वी सी, ये नेट इफेक्ट है। यानी अब इसको निकाल दिया दोनों को, इनके नेट इफेक्ट को शो किया। अब इनको हेड टू टेल रूल से ऐड जरा कर लीजिए। ये देखिए, दिस इज वी आर, इसको हेड टू टेल रूल से इधर ड्रॉ किया, दिस इज वी एल माइनस वी सी, ये इनका नेट इफेक्ट, ये नेट इफेक्ट है, इसको बोलेंगे इंपीडेंस, इसको बोलेंगे इंपीडेंस। नेट इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस इज कॉल्ड इंपीडेंस, इज कॉल्ड इंपीडेंस, ये है इंपीडेंस। पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लिया तो Z इक्वल हो जाएगा रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी, दिस इज होल स्क्वायर। अगर आप फर्दर इसे सॉल्व कर ले तो Z इज इक्वल टू रूट, ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर और ये हो जाएगा एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर। आई स्क्वायर कॉमन निकाला, दिस इज आई एंड दिस इज रूट, ये आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी, ये इंपीडेंस, ये इंपीडेंस का रिजल्ट आ गया, राइट। यानी ये इंपीडेंस का वोल्टेज आप इससे आसानी से निकाल सकते हो। इंपीडेंस इज द नेट इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोगों ने रेजिस्टेंस को इंडक्टर के साथ भी देखा, रेजिस्टेंस को कैपेसिटर के साथ भी देखा और फिर रेजिस्टेंस को इंडक्टर और कैपेसिटेंस के साथ मिलाकर भी देखा, राइट। और नेट इंपीडेंस यानी इंपीडेंस कैलकुलेट करने की कोशिश की। उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा इंपीडेंस का। ये सेगमेंट स्पेशली मैंने आपके लिए रिकॉर्ड कराया ताकि इंपीडेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इंपीडेंस का, इंपीडेंस इज द नेट इफेक्ट, कंबाइन इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस। और इंडक्टर जब एसी करंट को अपोज करता है तो उसको भी रिएक्टेंस बोलते हैं, जब कैपेसिटर एसी करंट को अपोज करता है तो उसको भी हम रिएक्टेंस कहते हैं, जो हमने इनिशियली सेगमेंट में देखा। और फिर रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस का जो नेट इफेक्ट होगा उसको हम लोग बोलेंगे इंपीडेंस। तो इंपीडेंस का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। लेक्चर्स आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्म में है, आप नंबर ऑफ टाइम्स इसको देख सकते हो ताकि इंपीडेंस का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, राइट। कोई कंफ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आपके पास लाइव सेशंस का प्लेटफॉर्म मौजूद है। आप अपने प्रॉब्लम्स को, कंफ्यूजन्स को राइट डाउन करके रखिए ताकि लाइव सेशन में आप उससे डिस्कस कर सकें। तब तक अपना बड़ा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।